बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मान्यवर सांसदों को बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी संख्या में रेल बजट के इस डिबेट में भाग लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए। सम ऑफ द सजेशंस वर आई ओपनर्स फॉर मी ऑल्सो। निशिकांत जी भाई साहब ने जैसे इतिहास की बात बताई, कणिमोजी जी ने जो मल्टीप्लायर की बात बताई, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए। बहुत सारे सुझाव बहुत प्रैक्टिकल थे। सुभाष जी बहेड़िया साहब के सुझाव, इतिहास की एक नई झलक भी मिली और सांसद गणों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रखर रूप में इस सदन में रखा। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। विशेष धन्यवाद आपका अध्यक्ष जी, विशेष धन्यवाद आपका। आपने कल रात में 12 बजे तक सदन में चर्चा चलाई। देश भर में एक बहुत अच्छा संदेश जाता है कि जिन सांसदों को हम चुन के भेजते हैं, उन सांसदों ने इतनी मेहनत करके अपने क्षेत्र की समस्या और जो हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी इकोनॉमी में इतनी एक इम्पॉर्टेंट व्यवस्था है, उसके बारे में एक डिटेल चर्चा हुई। डेमोक्रेसी में इस तरह की घटनाओं से विश्वास बढ़ता है, न कि केवल शोरगुल से। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इस तरह की जिम्मेदारी दी और बहुत डिटेल में अपना विजन शेयर किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन बचपन से रेल से जुड़ा है। वो रेल को बहुत भलीभांति से समझते हैं। तकनीकी तौर पे एक साधारण मानवीय के दृष्टिकोण से, एक पैसेंजर के दृष्टिकोण से, देश का भविष्य कैसे रेल से बदल सकता है, उस दृष्टिकोण से अपना दूरगामी विचार बहुत डिटेल में शेयर किया, जिससे एक आगे भविष्य में कार्यक्रम करने में मदद मिलती है। सबका साथ सबका विकास उनका एक मूल मंत्र रहता है और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना हर एक कार्यक्रम के मूल में रहती है। अध्यक्ष जी, अंत्योदय और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना से जुड़ा ये बजट है। मैं 2-3 तरीके से जवाब दे सकता था। एक तरीका था कि जो भी मान्यवर सांसद महोदय ने पॉइंट्स रेज किए उनको एक एक करके जवाब दें। दूसरा तरीका था कि दृष्टि क्या है, विजन क्या है, रेल आज कहां पर है, अगले इस अमृत काल में, अगले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में रेलवे को किस दिशा में लेके जाना है और उसके लिए क्या काम करने हैं। मैंने सोचा, मैं सभी सांसद महोदय से तो मैं मिलता ही रहता हूं और मिलता हूं। आप कभी भी पधारे, 5 बजे के बाद में बिना अपॉइंटमेंट के कभी भी कार्यालय में पधारे। मैं सुबह 9 बजे से करीब रात में 9:30-10 बजे तक तो कार्यालय में रहता ही रहता हूं। कभी भी 5 बजे के बाद में आप आए और आपका स्वागत है। बैठ के समाधान करेंगे, ऑफिसर्स भी होते हैं वहां पे। तो फिर मैंने सोचा अध्यक्ष, अगर आपकी परमिशन हो तो रेलवे का विजन क्या है और क्या काम कर रहे हैं, उस पर फोकस करके रखूं। उसमें मैं कोशिश करूंगा जो मुद्दे उठाए गए उन मुद्दों को एड्रेस करने का। फिर इसके अलावा जो विषय रह जाएंगे उसके लिए मैं निवेदन करूंगा, या तो मैं सांसद महोदय से मिलके या फोन पे बात करके या फिर पत्र के द्वारा सबको जानकारी इंडिविजुअली सबको मैं दे दूंगा। अध्यक्ष जी, आज रेलवे किस मोड़ पर है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व संभाला, पॉलिसी पैरालिसिस का जो माहौल था हम सब जानते हैं, उसके बारे में मुझे विशेष कहने की जरूरत नहीं है। वैसा ही मायूसी का वातावरण रेलवे में भी था और उसका कारण था, सबसे बड़ा कारण था लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं ऑब्जेक्टिव रहूंगा, आई विल बी वेरी ऑब्जेक्टिव। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा था। एक डायरेक्शनलेस वाली बात थी कि डीजल की दिशा में जाना है, इलेक्ट्रिकल की दिशा में जाना है, कौन सी दिशा में जाना है, सेफ्टी के लिए क्या करना है, यूरोपियन सिस्टम लाना है या भारत का कोई सिस्टम डेवलप करना है। इस तरह के बहुत सारे विषय थे। बैठिए ना दादा, बैठिए दादा, दादा बैठिए दादा, दादा बैठिए बैठिए दादा, दादा बैठिए ना प्लीज, दादा बैठिए प्लीज, दादा बैठिए प्लीज। मंत्री जी प्लीज, माननीय सर, आप पूरे समय 20 मिनट बोले ना, अब आप मंत्री जी को बोलने दीजिए ना। दादा ना अध्यक्ष जी,
अध्यक्ष जी, आप बोलिए। अध्यक्ष जी, कई वर्षों पुरानी, दशकों पुरानी टेक्नोलॉजी की बात थी, जो कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो पा रही थी। जैसे अभी मान्यवर एलओपी साहब ने अभी कुछ देर पहले बोला, जिस लोकोमोटिव की बात की जिससे ट्रैक्शन मोटर नीचे गिरने की, वो सब 1950-1960 की टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स चल रहे थे। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें एम्प्लॉयज में एक डिपार्टमेंटल राइवलरी के कारण रेलवे और देश को आगे रखने के बजाय अपने डिपार्टमेंट की चिंताएं ज्यादा थी। एक ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें रेलवे लगातार मार्केट शेयर लूज करता जा रहा था। ये फैक्ट्स हैं कि आजादी के टाइम में अबाउट 85% तो संतुष्ट है। आजादी के टाइम में 85% मेरी बात, ये तो क्या करते हैं, को बेचना चाहते हैं सर। जब हाईवे पे चर्चा शुरू होता है, कितना हाईवे पहले थे, आज के दिन में कितना है, ये सब बता देंगे साहब। अध्यक्ष जी, रेलवे का शेयर, अब बैठिए। रेलवे का शेयर सीरियस हो गया वातावरण। अध्यक्ष जी, रेलवे का शेयर लगातार गिरता जा रहा था और सिग्निफिकेंटली उसके कारण देश को भी लॉस हो रहा था, इकोनॉमी को लॉस हो रहा था। रेलवे में डीजल का बिल बढ़ता जा रहा था, फ्यूल का बिल बढ़ता जा रहा था। एक ऐसी परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों में जब नेतृत्व संभाला, सबसे पहले सफाई पे ध्यान दिया। सबसे पहले स्टेशंस की, ट्रेन्स की, सबकी सफाई। एक परिवर्तन आता है, एक परिवर्तन आता है अध्यक्ष जी। उसके बाद में जितने हमारे फील्ड ऑफिसेस थे रेलवे के, डीआरएम ऑफिस, जनरल मैनेजर ऑफिस, बहुत सारे पावर्स नीचे डेलीगेट किए गए, एम्पावरमेंट किया गया फील्ड ऑफिसेस का। आज प्रैक्टिकली 99%, 98% सारे के सारे टेंडर्स फील्ड ऑफिसेस में डिसाइड होते हैं और रेलवे बोर्ड में नहीं आते। एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया। सबसे बड़ा परिवर्तन आया अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी में एक विशेष रुचि ली कि किस तरह से 1950, 1960 की तकनीक के जो रोलिंग स्टॉक चला आ रहा था, या 1960, 1950 के 70 के जमाने की जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी, उसमें किस तरह से एक नई व्यवस्था आई। कई उदाहरण है, मैं एक एक करके उदाहरण पे भी आऊंगा। उससे एक अलग जो सेफ्टी की बात हुई, स्पीड की बात हुई, पैसेंजर एक्सपीरियंस की बात हुई, उन सब में एक अलग उसका परिवर्तन आता है, उसका प्रभाव आता है। सबसे बड़ी बात, हर एक टेक्नोलॉजी पे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें हो सकता है कुछ सीखने के लिए बाहर से लेना पड़े, लेकिन हमें उसमें आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इस भावना के साथ, इस संकल्प के साथ हर चीज पे आगे बढ़े। डीजल पे निर्भरता हटाने का एक क्लियर डिसीजन लिया गया और इस डिसीजन का सीरियसली एक मिशन मोड में एग्जीक्यूशन किया गया कि इलेक्ट्रिफिकेशन हमें 100% ब्रॉड गेज का करना है, ब्रांच लाइन का नहीं, ब्रॉड गेज का मेन जितना भी है उसका 100% करना है। इस तरह की एक क्लियर दिशा दी प्रधानमंत्री जी ने। यात्री सुविधाओं पे विशेष ध्यान दिया, बहुत जगह लिफ्टें, एस्केलेटर्स, प्लेटफॉर्म्स की ऊपर बढ़ाना। मैं नहीं कहता कि सारे के सारे हो गए, लेकिन एक बहुत बड़ी मात्रा में, मेरे ख्याल से जितने अध्यक्ष जी यहाँ पे आज मान्यवर सांसद मेरे से मिलते हैं, सभी कहते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन एक आया है, दिखता है वो परिवर्तन। अध्यक्ष जी, सबसे जो एक मूलभूत, जिसके बारे में कई माननीय सांसदों ने क्रिटिसिज्म किया कि क्यों रेलवे के बजट को मेन बजट में, जनरल बजट में इंक्लूड कर दिया, तो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा एक जो अगर कहें मूल प्रॉब्लम थी, वो थी लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पा रहे थे। हाईवे में बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हुए। 2004 में जब अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात की, मेरा सौभाग्य था, मैं उस वक्त एक सुनिए प्लीज। तो जब हाईवे में पोर्ट्स में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का रहा, एयरपोर्ट्स में, रेलवे में, बिकॉज रेलवे बजट वाज ऑलवेज अ सेपरेट एंटिटी, जिसके कारण जनरल बजट से सपोर्ट मिलना मुश्किल रहता था। इसी धारणा को लेके प्रधानमंत्री जी ने, मैं धन्यवाद देता हूं निशिकांत जी को, इन्होंने कल इस पॉइंट को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। इसी कारण से उन्होंने जनरल बजट के साथ इसको मिक्स किया ताकि रिजल्ट आए, और इसका रिजल्ट मैं आपको आंकड़ों के साथ दिखाऊंगा। देखिए, केवल
कहना बहुत आसान है, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। कल कल्याण बनर्जी साहब अभी नहीं है शायद, कल वो बड़े ड्रामेटिक अंदाज में ये टारगेट था, ये अचीवमेंट, ये टारगेट था, ये अचीवमेंट, ईयर बाय ईयर इस तरह से उन्होंने एक बड़ा अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से कल पेश किया। या फिर माननीय जो ओपनिंग स्पीकर थे माननीय के सुरेश जी भी आज नहीं है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि काम कुछ नहीं हुआ है 7 वर्षों में, केवल प्रोपेगेंडा हुआ है। इस तरह की बातें हुई। एक हमारे सांसद महोदय, बहुत यंग सांसद पांडे जी, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, वो कहते हैं अरे भाई ये तो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। रितेश पांडे जी, उत्तर प्रदेश में उसका रिप्लाई हो गया। तो इस तरह की बातें हुई। मैं आपके क्रिटिसिज्म को बहुत कंस्ट्रक्टिवली लेता हूं। हमारी सरकार ओपन माइंडेड गवर्नमेंट है, बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही संवेदना के साथ हर एक पॉइंट को हम लेते हैं अध्यक्ष जी, लेकिन रिकॉर्ड ठीक करना जरूरी है। रिकॉर्ड पे चीजें ऐसी नहीं जानी चाहिए जो कि फैक्चुअल ना हो। अध्यक्ष जी, जिनको काम करने के लिए कई दशक मिले, उन्हें आज स्वीकार नहीं होता कि 7 वर्षों में, 7.5 वर्षों में इतना काम कैसे हो गया, मोदी जी ने इतना परिवर्तन कैसे कर दिया। सही बात यह है अध्यक्ष जी, मैं केवल फैक्ट्स की बात करूंगा। सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कि रेलवे की मूलभूत समस्या थी, इन्वेस्टमेंट की कमी। 2009 से 2014 में एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट 45,980 करोड़ होता था रेलवे में। ये फैक्ट्स हैं सभी के सामने, कोई नए फैक्ट्स नहीं है। मोदी जी ने आते ही 14 से 19 के बीच में इसको डबल किया, 99,511 करोड़ पर ईयर। ये फैक्ट्स है, ये रेलवे में इन्वेस्टमेंट डबल किया और उसका रिजल्ट आप सब देख ही रहे। और अध्यक्ष जी उस पे रुके नहीं, उस संख्या पे रुके नहीं। 19-20 में बढ़ाया, 20-21 में बढ़ाया, 22-23 में रिकॉर्ड कैपिटल एलोकेशन किया है 2,45,800 करोड़ का। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कितना, प्रधानमंत्री जी ने जो आशीर्वाद दिया है उसको हम कितना तेजी से मेहनत करें, दिल लगा के मेहनत करें। आप सबका सहयोग लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स का सहयोग लगेगा लैंड एक्विजिशन में, और किस तरह से जल्दी काम करें और ये 2,45,000 के नंबर को भी अगले आने वाले वर्षों में और बढ़ाएं। मेरा मानना है कि हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट साल में आए, तभी जाके हम देश के प्रति न्याय कर पाएंगे। अध्यक्ष जी, नए ट्रैक यानी न्यू लाइन, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, ट्रिपलिंग, मल्टी ट्रैकिंग 2009 से 14 में मात्र 1520 किलोमीटर पर ईयर होता था प्रति वर्ष। अध्यक्ष जी, इसको सीधा डबल किया 14 से 19 में, एग्जीक्यूशन भी, इन्वेस्टमेंट के कारण भी, दोनों के कारण 2,531 किलोमीटर पर ईयर रहा 14 से 19 में। और इस वर्ष हमने टारगेट लिया है 3,000 किलोमीटर का, और उसके लिए व्यवस्थाओं को बदल रहे हैं, किस तरह से फील्ड में काम करते हैं उसको बदल रहे हैं, किस तरह से एम्पावरमेंट फील्ड ऑफिसेस का कर रहे हैं जिससे कि और ज्यादा काम तेजी से हो। अध्यक्ष जी, इलेक्ट्रिफिकेशन की कहानी दुनिया में आज सब रेलवे, भारतीय रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह से रेलवे ने इलेक्ट्रिफिकेशन में एक मिशन मोड में काम करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन मात्र 608 किलोमीटर होता था पर ईयर 2009 से 14 में, 14 से 19 में ये 3,440 किलोमीटर पर ईयर होने लगा। सुनो अधीर बाबू, सुनिए तो, आपको मैं सारे नंबर्स आपको दे रहा हूं, आपको 9 से 14 का नंबर दे रहा हूं, उसके कंपैरिजन में दे रहा हूं। अध्यक्ष जी 31 मार्च तक, सुनो तो अध्यक्ष जी, 31 मार्च तक, आपका मंत्री तो क्या हुआ है कुछ? अध्यक्ष जी, इस वर्ष, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 50,000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा, और जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके कारण रेलवे की सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, देश का पॉल्यूशन का मामला विशेष सुलझता है, बहुत बड़ा फैक्टर है। अगले साल का टारगेट लिया है 6,500 किलोमीटर, और पूरी मेहनत करेंगे इस टारगेट को पूरा करने के लिए। बैठो दादा, दादा जाफर शरीफ साहब के टाइम से रेलवे का इतिहास मैं आपको बता सकता हूँ। बैठेंगे,
सुनो, आपके पीरियड, ये रेल राज्य मंत्री थे साहब। दादा मुंह मत खुलवाओ, दादा मुंह मत। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ माननीय। जब अधीर था, जब रेल राज्य मंत्री थे, तब का इतिहास भी बता सकते। माननीय अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट और बहुत ही वहां के लोगों के, भाइयों और बहनों के, हमारे लोगों के सबके एस्पिरेशंस का प्रश्न था। उस एस्पिरेशंस के प्रश्न पर भी यूपीए सरकार के 2009 से 14 के पीरियड में मात्र 2122 करोड़ खर्च होता था। अध्यक्ष जी, 5531 यानी 2.5 गुना बढ़ाया मोदी जी ने आते ही, और इस साल 22-23 में 9970 करोड़ नॉर्थ ईस्ट के लिए एलोकेशन है। और इसके लिए काम किस तरह से तेजी से हो रहा है सबको दिख रहा है। जो भी आप सब जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, गोगोई साहब वगैरह, सभी आप जानते हैं कि वाकई किस स्पीड से काम हो रहा है वहां पे। अध्यक्ष जी, अगर उसको संख्या में देखें, कमीशन 9 से 14 में 67 किलोमीटर होता था केवल, अब 194 किलोमीटर पर ईयर होता है, 3 गुने से ज्यादा बढ़ के। अध्यक्ष जी, फ्रेट कॉरिडोर देश के लिए अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, आपके समय में शुरू हुआ था। आप केवल एक रहता था कि ढिंढोरा पीट दिया, पत्थर डाल दिए, काम करने की बात अलग थी। काम हमारे टाइम में हुआ, काम मोदी जी के आने। अध्यक्ष जी 9 से 14 में कितने किलोमीटर कमीशन हुए? कितने किलोमीटर कमीशन हुए? अध्यक्ष जी, कितने किलोमीटर कमीशन हुए? अध्यक्ष जी, मात्र शून्य। अध्यक्ष जी, 9 से 14 में 0 किलोमीटर। और अध्यक्ष जी, मोदी जी ने आने के बाद में 1010 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट कर चुके हैं। 1010 किलोमीटर। ये होता है काम। ये सुनिए दादा। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ आंकड़े दे रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स दे रहा हूँ। अध्यक्ष जी राज करा दो सर। आपके बार माननीय मंत्री जी 55 साल का आंकड़ा बताना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मैं बहुत सारे आंकड़े और दे सकता हूँ, मैं और आंकड़े और नहीं दूंगा। अध्यक्ष जी, मैं बहुत और आंकड़े दे सकता हूँ। आरयूबी हो 763 होता था, उसकी जगह 1258। इलेक्ट्रिक लोको प्रोडक्शन मात्र 246 होता था, आज इस बार का टारगेट है 685 और एवरेज 473 रहा। एलएचबी कोच का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा, 372 था, 1986। कई सारी चीजें हैं। अध्यक्ष जी, ये हार्ड फैक्ट्स है, ये एक्चुअल अचीवमेंट्स है। जो कहते हैं माननीय सुरेश जी, कल ओपनिंग आपका स्पीच था, आप कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। मैं अध्यक्ष जी पूछना चाहता हूं सदन से, क्या ये प्रोपेगेंडा है? ये हार्ड फैक्ट्स है। अध्यक्ष जी, इनकी समस्या कुछ और है। ये इनकी समस्या नहीं है, ये इनकी दल की समस्या है। इनका कुछ कल्चर ही कुछ और है। अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रधानमंत्री जी दिन रात राष्ट्र निर्माण की तपस्या कर रहे हैं, और इनके नेता कब चले जाते हैं छुट्टी पे, कहाँ चले जाते हैं, किसको, इनकी समस्या नहीं है अध्यक्ष। ये बेचारे सबके सब सिंसियर है, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। पूरा दिन बैठते हैं। पूरा बैठते हैं। कल तो हमारे धन्यवाद दूंगा, एक हमारे माननीय सदस्य ने सही बात बोली कि आरआरबी में पहले कैसा करप्शन होता था, अब बिना करप्शन के रिक्रूटमेंट होता है। प्रेमचंद्रन जी, आपको धन्यवाद। अध्यक्ष जी, हमारे नेता जमीन से जुड़े हुए हैं, अभाव की जिंदगी उन्होंने जी है, गरीबी क्या होती है देखी है, रेल की पटरियां क्या होती है, रेल का प्लेटफॉर्म क्या होता है वो देखा है। अध्यक्ष जी, इनके नेता ने जब परिवार में जन्म लिया तो अपने आप को एक एंटाइटलमेंट कि राष्ट्र को आभार मानना चाहिए, परिवारवाद पे आना चाहिए, तो क्या होगा अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी, क्या होगा? कैसे मानेंगे अध्यक्ष जी? वो कहेंगे कि ये आपकी समस्या नहीं है, आप ये कहोगे ये प्रोपेगेंडा है, आप ये कहोगे ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, आप कहोगे कि ये संभव नहीं है, क्योंकि आप अध्यक्ष जी
सर ये क्या है? 354 क्या है? इसका नाम ही नहीं लिया है सर। फिर 354 में ये है कि आप सदन का सदस्य है, आप सदन के सदस्य के बारे में बोल सकते, तो सदन के सदस्य है वो तो। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अगर ये आपकी चर्चा कौन सी थी कल? अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अगर ये कहते हैं कि मैंने क्या बोला भाई? वो बोल रहे हैं भैया। बैठे आप, बैठे हाँ, वो बोल रहे हैं, बैठिए वो बोल रहे हैं। किसी के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने, किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया उन्होंने। मंत्री जी बोलिए आप। अध्यक्ष, मंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने देख रहा हूँ। मैंने एक मिनट मंत्री जी बैठिए, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट बैठिए। मंत्री जी ने पूरे वक्तव्य में किसी भी व्यक्ति या किसी नेता का नाम लिया है क्या? नहीं लिया ना? नो। अरे डैनिश अली क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो? कुछ सुनते नहीं। चलो मंत्री जी बैठ जाइए, बैठिए। माननीय सभापति महोदय, अरे डैनिश अली पूरा जीरो हो गया, क्यों इतना करते हैं भाई लोग? वो कह रहे आई चैलेंज यू सर। अब आप इसको लेके आई चैलेंज जो नहीं, अगर चेयर को चैलेंज करेंगे तो सदन से बाहर जाएंगे। चलिए बैठिए। अरे डैनिश अली इनके साथ मिलके एक हो गया और जीरो हो जाएगा। बैठिए आप अभी। जीरो नहीं हुआ है। मैं बोलता हूँ, जीरो नहीं हुआ है, हम 70 मैं बोलता हूँ। जीरो होने वाला। चलिए। हाँ, मैं आपकी बात नहीं, आपकी बात में समझ गया। ठीक है, बहुत हो गया, बैठो ना अभी। हाँ अध्यक्ष जी, बिल्कुल ठीक। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, हाँ मैं अध्यक्ष जी, मैं सही बात कर अध्यक्ष रहा हूँ। जी, प्लीज मैं बात अध्यक्ष जी, ये इस मेहनत का, इस इन्वेस्टमेंट का, इस पूरे विजन का और इस विजन को इम्प्लीमेंट करने का नतीजा है कि 70 वर्षों में पहली बार भारतीय रेलवे ने अपना कार्गो में शेयर बढ़ाया है। जहां 26% होता था उससे 28% की तरफ बढ़ा है। अध्यक्ष जी, 14 में जब नेतृत्व संभाला था मोदी जी ने, तब 1052 मिलियन टन की लोडिंग होती थी। इस वर्ष 1400 मिलियन टन से अधिक लोडिंग का 31 तारीख तक होने का कंप्लीट एक्सपेक्टेशन है। अध्यक्ष जी, चाइना, यूएस और रशिया, इन 3 कंट्रीज जो टॉप लोडिंग कंट्रीज है, आज यूएस के करीब समकक्ष हमारे, रशिया पीछे रहेगा और दुनिया भर में भारतीय रेलवे का एक अलग सुनाम होता है। अध्यक्ष जी, रेलवे एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा सभी मान्यवर सदस्यों ने कहा। इसका एक सीरियस सोशल ऑब्लिगेशन भी है, जो आज तक हमेशा पालन किया गया और उसको और भी अच्छे तरीके से पालन किया जाएगा। इसकी कॉमर्शियल वायबिलिटी की भी अपेक्षा रहती है, क्योंकि रेलवे को अपनी ही इनकम से पेंशन भी देना है, सैलरी भी देनी है और खर्चे भी सारे निकालने हैं। तो कॉमर्शियल वायबिलिटी की भी रहती है और एक सोशल कमिटमेंट की बात भी रहती है। तो दोनों चीजों का एक ऐसा समावेश है जो कि एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन इसे बनाता है। अध्यक्ष जी, इन सब कंस्ट्रेंट्स को अगर ध्यान में रखकर एक फेयर इवैल्यूएशन किया जाए तो मान्यवर सदस्य, विपक्ष के सदस्यगण जो भी कह रहे थे, मैं मानता हूं एज अ वेरी फेयर ऑब्जर्वर ऑफ रेलवेज, आज रेलवे एक नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र की सेवा में तत्पर है, मजबूत है, पहले की अपेक्षा टेक्नोलॉजी की दिशा में अग्रसर है और किस तरह से जन सेवा में नए से नए कार्य किए जाए उसके लिए तैयार है। अध्यक्ष जी, अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं।
आज हम यहाँ पर हैं, हमें जाना है कहाँ पर और उसको वहां तक पहुंचने के लिए क्या करने की बात है। उसमें कई स्टेप्स इस बजट में लिए, कई स्टेप्स और भविष्य में लिए जाएंगे, लेकिन एक दिशा क्लियर उसी दिशा की तरफ है। अध्यक्ष जी, आज रेलवे करीब 800 करोड़ पैसेंजर साल में ट्रांसपोर्ट करती है, करीब 800 करोड़, जो हमारी जनसंख्या 135 है, लेकिन कई व्यक्ति जैसे एक से अधिक ट्रिप करते हैं वर्ष में, तो 800 करोड़ टोटल संख्या बनती है। 1400 मिलियन टन कार्गो पे हम लोग हैं, करीब 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू है और करीब करीब 2.5 लाख करोड़ का इस बार बजट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रावधान है। 1 करोड़ का रेल परिवार है टोटल। इस परिस्थिति में जो एक्सपेक्टेशन सबके हैं, देश का जो एक्सपेक्टेशन है, देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए, या 135 करोड़ जनसंख्या के देश का ट्रांसपोर्टेशन का सोल्यूशन देने के लिए, सब तो फ्लाइट से नहीं जा पाएंगे, फ्लाइट से जाना 1000 किलोमीटर से ऊपर के लिए ठीक रहता है, जो ट्रांसपोर्ट की इकोनॉमिक्स कहती है, लेकिन जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो रेल से ही जाने की, जी सर, तो इन सब को देखते हुए अगले 10 वर्षों में क्या हमें विजन, क्या टारगेट लेके चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस है कि हमें अगले 10 वर्षों में ये सोचना चाहिए, आज अगर 800 करोड़ है तो हमें कम से कम 1000 करोड़ पैसेंजर्स को ले जाने की क्षमता हमारी बढ़ानी चाहिए और अच्छे तरीके से, अच्छी सुगम, सेफ्टी वाली ट्रेन और कंफर्टेबल ट्रेन में लेके जाए। आज अगर 1400 मिलियन टन कार्गो पे है तो 3000 मिलियन टन पे हमें जाना चाहिए, और इसका कारण है जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है देश की, वो आज करीब 14% है जीडीपी की। जीडीपी हमारा 232 लाख करोड़ का है। 1% अगर कम होती है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट तो देश में 2,32,000 करोड़ की सेविंग होती है, क्योंकि हमारे किसान, हमारे उद्यमी, हम जितने जितने भी काम करने वाले हैं, उन सब के लिए एक बेनिफिट रहता है। तो जब तक हम रेल का शेयर नहीं बढ़ाएंगे तब तक जाके वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए 1400 मिलियन टन से 3000 मिलियन टन का एक विजन लेके चल रहे हैं। अध्यक्ष जी, प्रति वर्ष हमें कम से कम 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट लेवल पे पहुंचना होगा। उसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, काम करने की शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 21वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी के माइंडसेट से काम नहीं हो सकता, तो हमें अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा और हर जगह बहुत सारे प्रैक्टिकल परिवर्तन लाने पड़ेंगे। मैं अध्यक्ष जी, इस विजन के डायमेंशंस कितने सारे हैं। इस विजन को अगर यात्रियों की दृष्टि से देखें, यात्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आम नागरिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सबसे बड़ा है विश्व स्तरीय स्टेशन। सबसे बड़ा है अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा है एक पैसेंजर अगर आता है स्टेशन पे तो उसको एक फैसिलिटीज ठीक मिलनी चाहिए, तो विश्व स्तरीय स्टेशन। अध्यक्ष जी, 2 बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, गांधीनगर स्टेशन और रानी कमलापति स्टेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेशंस में इंप्रूवमेंट्स हुए हैं और अभी बायपनहल्ली बेंगलोर के पास में वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इन स्टेशन से जो लर्निंग आई है, इस लर्निंग से लार्ज स्केल पे वर्ल्ड क्लास स्टेशंस का निर्माण करने का प्रधानमंत्री जी का विजन है। हमें अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सीखना पड़ेगा। किसी मॉडल को हम बाहर से इंपोर्ट करके सीधा नहीं लगा सकते। अपनी जमीन की जरूरतों के हिसाब से हमें अपना मॉडल डेवलप करना पड़ेगा और हमारे इंजीनियर्स में काबिलियत है। अध्यक्ष जी, आधुनिक ट्रेन्स की बात है, जो माननीय एलओपी साहब कह रहे थे इंपोर्ट करने की, कोई इंपोर्ट करने की बात नहीं। अध्यक्ष जी, 40-50 वर्षों से पुराने आईसीएफ कोच चल रहे थे, एलएचबी कोच 1970-1980 की टेक्नोलॉजी के, आईसीएफ कोच 1950-1960 की टेक्नोलॉजी से। प्रधानमंत्री जी ने आके 2017 में संकल्प दिया कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन का डिजाइन भारत में ही करो, उसको डेवलप करो, भारत में ही मैन्युफैक्चर करो और एम लो, संकल्प लो कि कुछ वर्षों में वो एक्सपोर्ट करने की परिस्थिति में आना चाहिए। 2017 में दादा, मैं अध्यक्ष जी से बात करूंगा। आप अध्यक्ष जी से, आपसे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है। अध्यक्ष जी को करो ना। अध्यक्ष जी उस यात्रा पे बोलिए। World class station was proposed, all decisions were taken, tabled on the floor of the house in the budgetary speech when Mamata Banerjee was elected. काम क्या किया भाई? Secondly, काम नहीं किया ना, केवल आपने अनाउंस कर दिया। आप क्यों उठते हैं? स्पीकर तो मुझको बोला।
Secondly, sir, world class train means what? I have the right to know. World class train mean what? They said हम लोग बुलेट ट्रेन की तरह ट्रेन चल। अध्यक्ष जी 2017 में इस संकल्प पे काम चालू हुआ और T18 जिसका इंजीनियरिंग कोड नेम था वंदे भारत प्रोडक्ट 2019 में निकला, 2 ट्रेन्स बनी, इतनी शानदार तरीके से चली। अध्यक्ष जी आप देखिए इन ट्रेन्स में आप नॉर्मल ट्रेन देखेंगे तो कोच है, कोच के आगे एक इंजन है, लोकोमोटिव है, चाहे बिजली का इंजन हो या डीजल का इंजन हो। इन ट्रेन्स में कोई लोकोमोटिव नहीं होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड पावर की होती है, यानी हर एक तीसरे कोच में नीचे मोटर लगी हुई है, ऊपर से पेंटोग्राफ से बिजली आती है। एक बार सबको दिखा देना। सर देखना नहीं चाहते हैं ना, प्रॉब्लम है उन लोगों का। तो अध्यक्ष जी ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है। अध्यक्ष जी ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है, दुनिया भर की रेलवे इंडस्ट्री इससे हिल गई, दुनिया भर की अध्यक्ष जी रेलवे इंडस्ट्री इससे हिल गई। क्यों कि अगर हम बाहर के यूरोपियन ट्रेन या जापानीज ट्रेन्स की बात करें तो 190 करोड़ 200 करोड़ के आसपास एक ट्रेन सेट आती है, इसकी कॉस्ट हमारी 110-115 के आसपास पड़ी और किसी भी टेक्निकल पैरामीटर पे दुनिया की बेस्ट ट्रेन के मुकाबले में ये कहीं पर पीछे नहीं है। ये वर्ल्ड क्लास है जनाब, इसको कहते हैं वर्ल्ड क्लास। आप मानना जिस दिन आप देखना चालू करेंगे अध्यक्ष जी ये वर्ल्ड क्लास है, अध्यक्ष जी ये वर्ल्ड क्लास है। अध्यक्ष जी आपने पूछा वर्ल्ड क्लास, मैंने कहा वर्ल्ड क्लास। लड़ेंगे जी, जरूर लड़ेंगे वो भी करेंगे। अध्यक्ष जी मैं नहीं कहता मेरा कोई एक्सपीरियंस है, अध्यक्ष जी मैं नहीं कहता मेरा कोई एक्सपीरियंस है, अध्यक्ष जी मैं नहीं कहता मेरा कोई एक्सपीरियंस है। मैं शुरू में बोला कि मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता था जिसको एक जिम्मेदारी दे दी है, बस मैं ये कहता आज भी कहता हूं, ठीक है ना, तो आप इस चीज को रहने दीजिए। अध्यक्ष जी अश्योर्ड सेफ्टी, अध्यक्ष जी इन ट्रेन्स को जैसे कोई भी मशीन अगर बनती है उस मशीन का वर्जन 1 होता है, वर्जन 2 होता है, वर्जन 3 होता है और हर बार इंप्रूवमेंट करना होता है। सारी दुनिया उसी तरह से आगे बढ़ी। हमने भी इसके वंदे भारत के पहले 2 रेक्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे और उसमें इंप्रूवमेंट्स किए अध्यक्ष जी। और अभी जो पिछले 15 अगस्त पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 75 ट्रेन का संकल्प दिया हम सबको। अध्यक्ष जी ये जो ट्रेन बन रही है इसमें एयर कुशन है, एयर स्प्रिंग है। एयर स्प्रिंग का मीनिंग ये रहेगा कि जो नॉर्मल झटके जिस तरह से लगते हैं ट्रेन में, ट्रैक की कंडीशन पे भी निर्भर करता है और लोकोमोटिव यानी ट्रेन की कंडीशन पे भी निर्भर करता है। तो उसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी लाई जा रही है जिससे कि पैसेंजर्स की जर्नी में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया अध्यक्ष जी, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। तो ये इस सोच के साथ काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी प्रश्न उठा कि क्या हमारी इतनी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। आज सितंबर के महीने से जब सीरियल प्रोडक्शन चालू होगा वंदे का, शुरुआत में 4 ट्रेन पर मंथ निकलेगी, फिर धीरे धीरे वो रैंप अप होके 8 ट्रेन पर मंथ निकलेगी। साथ ही साथ MCF को डेवलप किया जा रहा है रायबरेली में, RCF कपूरथला को डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि सारे के सारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उन सब में इस नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सके, उस नई टेक्नोलॉजी का इसमें मैन्युफैक्चरिंग हो सके। इन परिस्थितियों में मुझे पूरा विश्वास है जो इस बजट में 400 ट्रेन का संकल्प लिया गया है अगले 3 वर्षों में, वो निश्चित तरीके से पूरा होगा। कोई हमें ट्रेन को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेन को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जी आफ्टर मंत्री जी में मंत्री जी के जवाब के बाद नो। से ज्यादा क्या मैं और ज्यादा जाए। अध्यक्ष जी मैं पूरा टेक्निकल लेक्चर भी इस पे दे सकता हूँ, लेकिन मुझे टेक्निकल लेक्चर नहीं देना है। कभी भी आप मेरे से मिले मैं जरूर आपको डिटेल में समझाऊंगा। अध्यक्ष जी अश्योर्ड सेफ्टी, अध्यक्ष जी अश्योर्ड सेफ्टी रेलवे का संकल्प है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।
सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है, उस टेक्नोलॉजी के चेंज होने से बहुत बड़ा फायदा होता है। अध्यक्ष जी, सरकार ने 2018 में एक क्लियर डिसीजन लिया कि आईसीएफ के कोचेस मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, सिर्फ एलएचबी के ही करेंगे। जो एग्जिस्टिंग है उनको तेजी से चेंज किया जा रहा है, तेजी से रिप्लेस किया जा रहा है। प्लस जो ट्रेन सेट्स आएगी उसकी सेफ्टी का लेवल ही अलग है। और सबसे बड़ी बात, जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन होता है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन किसी भी रेलवे सिस्टम के लिए सबसे क्रूशियल टेक्नोलॉजी होती है। उसके लिए भारत में विकसित अपने ही इंजीनियर्स के द्वारा डेवलप्ड कवच का एक बहुत शानदार सफल डेवलपमेंट हुआ। अध्यक्ष जी, बताने में बहुत खुशी होती है कि इसका जो सेफ्टी का सर्टिफिकेशन है, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट लेवल होता है SIL 4, SIL 4, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4। SIL 4 का मीनिंग होता है, अगर आम भाषा में बात करें, 11,600 वर्षों तक जो मशीन काम करे, सिर्फ एक बार फेल होगी, सिर्फ एक बार फेल होने की संभावना उसकी। ये होता है SIL 4 का लेवल। इस लेवल का सर्टिफिकेशन इसका इंटरनेशनल एजेंसीज, जो इंटरनेशनल सेफ्टी असेसर्स होते हैं, उनके द्वारा किया गया है। तो ये लेवल का है। कॉस्ट उसकी सिग्निफिकेंटली कम बाकी दूसरे विदेशी सिस्टम से। तो इस तरह का सिस्टम डेवलप किया। अब इस वर्ष बजट में 2000 किलोमीटर का टारगेट लिया है। उससे लर्निंग आएगी, सीखेंगे, फिर और उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। 3000, 4000, 5000 किलोमीटर पर ईयर इसको आगे इंस्टॉल करना है। अध्यक्ष जी, तो अध्यक्ष जी, ये हुआ यात्रियों की दृष्टि से। अब इंडस्ट्री की दृष्टि से देखें तो वैगन की अवेलेबिलिटी 100% होनी चाहिए। ये संकल्प लेके बढ़ रहे हैं आगे, ताकि चाहे कोई भी हो, फूड ग्रेन्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, सीमेंट हो, मिनरल ओर्स हो, कोल हो, उसके लिए कहीं पर वेट ना करना पड़े इंडस्ट्री को। और जैसा मैंने बताया अध्यक्ष जी कि अगर 1% भी कॉस्ट अगर कम होती है लॉजिस्टिक्स की, देश में कितना बड़ा बेनिफिट होता है। तो अश्योर्ड टाइम टेबल फॉर कार्गो करके भी एक व्यवस्था चल रही है फ्रेट EMUs बनाने की। और सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी, अगर हम छोटे किसानों के और छोटे उद्यमियों की नजर से देखें, उनकी दृष्टि से क्या प्लानिंग है अध्यक्ष जी। बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। क्यूबॉइड जो कि 2.5 टन का ले जा सकता है कार्गो, वो देखा जा रहा है। एक जो एल्यूमिनियम के एयरलाइंस में कंटेनर यूज होते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और तीसरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है अध्यक्ष जी इसके प्लास्टिक के कंटेनर्स पे। मुझे पूरी आशा है कि बहुत जल्दी इसके रिजल्ट अच्छे निकलेंगे और बहुत जल्दी छोटे किसानों के लिए, MSME सेक्टर के लिए, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी स्वयंसेवी समूह है उनके लिए, उन सब के लिए किस तरह की एक व्यवस्था बन जाएगी जिससे कि रेल और पोस्ट दोनों की जो स्ट्रेंथ है उसको उपयोग करके देश के किसी भी कोने से किसी भी कोने में अगर छोटा उद्यमी अपना छोटा सा पार्सल पहुंचा सके, उस व्यवस्था पे काम कर रहे हैं अध्यक्ष जी। ये सक्सेसफुल होगा और पूरे कमिटमेंट के साथ इसमें हम लोग काम कर रहे हैं अध्यक्ष जी। आप अपने झरोखे, आप अपनी नजरों में झांक लो, आईने में झांक लो अध्यक्ष जी। ये अध्यक्ष जी भारत की संस्कृति कल एक मान्यवर सदस्य ने कहा था टूरिज्म में रेलवे का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया भारत गौरव ट्रेन का और जिसका पहला एग्जाम्पल रामायण एक्सप्रेस बहुत अच्छा चल पड़ा है। साथ ही साथ इसको और भी बहुत सारे सर्किट्स हैं जिसकी परिकल्पना चल रही है, जिसमें IRCTC भी काम कर रही है, टूर ऑपरेटर्स भी काम कर रहे हैं। और देश की संस्कृति को दिखाने का इससे सुंदर क्या तरीका हो सकता है। इसी तरीके से देश की संस्कृति का एक्सपीरियंस करवाने का प्रयास एक चल रहा है अध्यक्ष जी। आने वाली जनरेशन्स की दृष्टि से देखें, कल एक मान्यवर सांसद महोदया ने कहा कि भारत की मिट्टी में बुलेट ट्रेन को चलाने की क्षमता ही नहीं है। कितनी शर्म की बात है, शर्म की बात है अध्यक्ष जी, शर्म की बात है अध्यक्ष जी। जो लोग
जो लोग माँ माटी मानुष की बात करते हैं, अध्यक्ष जी, जो लोग माँ माटी मानुष की बात करते हैं, वो माँ पे भी विश्वास नहीं करते, माटी पे भी विश्वास नहीं करते। ऐसे अध्यक्ष जी जो न माँ पे विश्वास करते हैं न माटी पे विश्वास करते, कैसे मानुष है ये? कैसे मानुष है? अध्यक्ष जी मैं आंकड़े दूंगा। अध्यक्ष जी आई एम नॉट यील्डेड। अध्यक्ष जी मैं आंकड़े दूंगा। अध्यक्ष जी गुजरात में, अध्यक्ष जी एक मिनट आप सब बैठिए, एक मिनट बैठो आप, एक मिनट बैठिए अध्यक्ष जी, एक मिनट मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि रेल बजट पर लगातार 13 घंटा चर्चा हो गई और मंत्री जी ने 13 घंटे ही बैठकर शांति से सबकी बात सुनी, एक एक बात पूरा मतलब पूरे टाइम ये यहाँ पे रहे। आपकी कोई भी बात ऐसी होगी तो मंत्री जी को पूरा जवाब देने दे, कोई बात होगी तो मैं आपको बैठिए नहीं होगा सर, ये नहीं चलेगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या कर रहे हैं सर? 13 घंटे तक हम बैठ के सुने हैं इधर। बीच में नहीं नॉट नीडेड। अरे जीरो हो गए, बैठो यार, बहुत बात मत करो सर। अरे बैठो यार। Your permission, sir. With your permission, hello. What? अध्यक्ष जी है ना, अध्यक्ष जी कि कोई भी मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आपके मन में कोई क्लियरिफिकेशन हो तो मैं आपको परमिशन मैं दूंगा, आपको इजाजत मंत्री जी के जवाब के बाद दूंगा। अध्यक्ष जी मुंबई से अहमदाबाद, अध्यक्ष जी मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में गुजरात। एक मिनट बैठो। क्या कल्याण जी रेल में आकर आप कह रहे हो, आप जब बोल रहे थे तो कोई ने टोका क्या? तो फिर क्या तरीका है बताइए? आपको टोका क्या कोई ने? आप भी फिर बोलो ये भी टोकेंगे हर चीज तरीके से। मैंने जब कह दिया आपको कि मंत्री जी के जवाब के बाद में नेताजी को दूंगा, ये सिंसियर सदस्य है, वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं इनको मौका दूंगा, मैंने कहा है, मैं मौका दिया आपको। नो बैठिए आप। हाँ अध्यक्ष जी मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में मुंबई से दूंगा, ये मैंने कहा है। मैंने सुदीप बंदोपाध्याय जी को ये आग्रह किया है कि मंत्री जी के जवाब के बाद आपका क्लियरिफिकेशन कराऊंगा, ये मैंने कहा है। करेक्ट एकदम क्लियर है एकदम। मैंने कहा है कि मंत्री जी के जवाब के बाद सुदीप बंदोपाध्याय जी को मौका दूंगा मैं। अध्यक्ष जी to accept them. You can run, must be trained. Don't be sit down. अध्यक्ष जी ओके अध्यक्ष जी मुंबई से मुंबई अध्यक्ष जी मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का डिजाइन कंप्लीट हुआ। उसमें गुजरात वाले सेक्शन में
लैंड एक्विजिशन 99.7% आया, 99.7% आया। उस 99.7% लैंड एक्विजिशन के बाद में काम चालू हुआ उस पे। और आज अध्यक्ष जी 750, इनकी आदत है ऐसा ही करने की, इनकी हमेशा आदत है ऐसा ही करने की, ऐसा ही करते रहेंगे। आप बोलो तो 750 से अधिक पिलर अभी बन चुके हैं। हर महीने 8 किलोमीटर की रफ्तार से, 8 किलोमीटर की गति से पिलर्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि आगे आने वाले समय में 10 किलोमीटर पर मंथ की गति से उसमें काम चलेगा। सारी की सारी बड़ी नदियां, नर्मदा, तापी, इन सब पे ब्रिज का काम चल रहा है। कौन कहता है कि भारत की मिट्टी में बुलेट ट्रेन नहीं चल सकती? शर्म की बात है जो ये कहता है अध्यक्ष जी, शर्म की बात है, शर्म की बात है, ये शर्म की बात है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, हमें अपने इंजीनियर्स पे, हमारी काबिलियत पे विश्वास करना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम कब तक विदेशियों पे विश्वास करते रहेंगे अध्यक्ष जी? कब तक हम देखते रहेंगे? हमारा कुछ नहीं है। हमें अपने इंजीनियर्स पे, हमारे अपनी काबिलियत पे विश्वास करना होगा। आपको ये विश्वास करना होगा आपको ये विश्वास। ऐसे नहीं चलेगा। कब तक चलेगा अध्यक्ष जी? ये ऐसे ही करते रहेंगे अध्यक्ष जी, ये ऐसे ही करते रहेंगे, ये इनकी आदत है अध्यक्ष जी। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, जो वंदे भारत है अध्यक्ष जी, साथ ही साथ वंदे भारत को भी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। जो वर्जन 1 था 160-180 का था, जो वर्जन 2 बन रहा है वो 160-180 प्लस बेटर पैसेंजर एमिनिटीज, और जो उसका आगे वाला वर्जन बन रहा है वो 180 से 200 kmph का बन रहा है। अध्यक्ष जी, ये इस तरीके से चल रहा है। वाह, मजा आ रहा है। तो भाई तालियां बजाओ इसके लिए, तालियां बजाओ उनके लिए। बंदर की तरह नाच रहे अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ये क्या है अध्यक्ष जी? एक मिनट ये ऐसे ही है। माननीय सदस्य, 1 मिनट बैठिए, बहुत हो गया। सदन की गरिमा को बनाए रखें, ये सदन की गरिमा का प्रश्न है। आप वरिष्ठ सदस्य, गरिमा मत तोड़ें, मेरा आपसे आग्रह। माननीय मंत्री जी, आप। अध्यक्ष जी, मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूं, उसके बाद में मैं इंडिविजुअल। अध्यक्ष जी, भारत की डाइवर्सिटी एक सेलिब्रेटेड डाइवर्सिटी। अध्यक्ष जी, आप नॉर्थ से साउथ में जाएं, ईस्ट से वेस्ट में जाएं, देश के किसी भी कोने में जाएं, हर जगह का अपना एक स्पेशल प्रोडक्ट है, अपनी एक विशेषता है, अपना एक विशेष खान पान है, अपना एक विशेष कल्चरल उसकी हेरिटेज है। उस गरिमा को, उस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इस बार बजट में अनाउंस किया है। अध्यक्ष जी, इस कॉन्सेप्ट में देश भर में आपने तो पहले ही हटा दी है, आपने तो पहले ही खो दी है। अध्यक्ष जी, देश अभी जो आप अध्यक्ष जी देश के कोने कोने में, चाहे
चाहे बिहार की मधुबनी पेंटिंग हो, चाहे आंध्रा का एटिकोपक्का टॉयज हो, वुडन टॉयज, चाहे बंगाल में तांती हैंडलूम साड़ीज हो, तांत की हैंडलूम साड़ीज हो, हैंडलूम टेक्सटाइल्स हो, चाहे आसाम का गमछा हो, चाहे बैंगलोर की चन्ना पटना वुडन टॉयज हो, चाहे चेन्नई की कांचीपुरम साड़ी हो, चाहे तिरुपति के पास में जो काम होता है कलमकारी साड़ी का, चाहे उड़ीसा में कोकोनट मैट के प्रोडक्ट, सिल्वर और स्टोन की ज्वेलरी, चाहे नागपुर के बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स। अभी अपना इनका इमेजिनेशन चल रहा है, देखिए। अध्यक्ष जी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, बैठ जाइए, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रही। मार्शल से हटा दो। मार्शल को बुला के इसको हटा दो। अध्यक्ष जी, चाहे बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स हो, बैठ जाइए, एक बार सब बैठ जाइए। माननीय सदस्य, किसी भी माननीय सदस्य ने सदन की गरिमा को तोड़ने का प्रयास किया तो मैं सदन से सहमति चाहता हूं कि गरिमा को नहीं तोड़ने जाएगा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, खान पान के विशेष जितने भी देश भर में प्रोडक्ट्स हैं, अपनी अपनी कल्चरल हेरिटेज है, उस हेरिटेज को, टेक्सटाइल्स को, हैंडलूम्स को, इन सब को लेके वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के जरिए, इस कॉन्सेप्ट के जरिए कैसे रेलवे के माध्यम से देश की डाइवर्सिटी को, देश के कल्चर को एक्सपीरियंस किया जाए। अध्यक्ष जी, उस पे भी इस बजट में घोषणा हुई है, इस पे काम होगा, बहुत जल्दी इसका पायलट प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, चाहे यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से हो, चाहे इंडस्ट्री की दृष्टि से हो, चाहे छोटे उद्यमी, एमएसएमई, छोटे किसान, इनकी दृष्टि से हो, चाहे टूरिज्म की दृष्टि से हो, चाहे भारत के कल्चर और आने वाली जनरेशन की दृष्टि से हो, या भारत की डाइवर्सिटी की दृष्टि से, अध्यक्ष जी, ये प्रधानमंत्री जी का एक जो मल्टी डायमेंशनल विजन है वो इस रेल बजट में क्लियरली दिखाई देता है। इसको हम तेजी से अब आगे इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करेंगे, एग्जीक्यूशन पे फोकस करेंगे। अध्यक्ष जी, ये सरकार, हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी की सरकार गरीब, वंचित, छोटे किसान, युवाओं की, माताओं की, लघु उद्योगों की, साधारण मानवी को ध्यान में रख के सारे के सारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं और उसी के बेसिस पे ये रेल बजट भी बना। अध्यक्ष जी, मैं कुछ ऐसे विषय, ये विजन था रेलवे किस तरह से आज कहाँ है, कहाँ ले जाना, उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं, और जो साथ ही साथ मान्यवर सदस्यों ने, जो सांसद महोदय ने जो पॉइंट्स रेज किए, बाकी इश्यू, उनके ऊपर एक एक करके कोशिश करूंगा कवर करने की। जो रह जाएंगे उनको आपको मैं इंडिविजुअली सबको बता दूंगा। अध्यक्ष जी, सबसे पहले केरला की बात आई, हालांकि आज सुबह प्रश्नकाल में इस विषय पे चर्चा हो चुकी है, इसलिए शायद जरूरत नहीं है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात आई। अध्यक्ष जी, वेस्ट बंगाल का मैं डेटा आपके सामने रखूंगा। कुछ हमारे सांसद महोदय बोल रहे थे कि निग्लेक्ट किया जा रहा है। क्या गाइड करना आप छोड़ो, मैं हाँ बोलेंगे जो बोलना है उनको, आप गाइड मत कीजिए। हाँ बोलेंगे बोले अध्यक्ष, हाँ बोलेंगे, आप गाइड मत करिए। ठीक है, बोलेंगे संक्षिप्त। अरे बोलेंगे, गाइड मत करो आप, गाइड। सुरेश जी प्लीज। अध्यक्ष जी, वेस्ट बंगाल की बात आई कल। भाई मैंने ही कहा था कि अधिकतम मान्य सदस्यों का जो बोला है उस विषयों को जवाब दे दें, बाकी जो 90 की करीबन और करीबन 30-40 मान्य सदस्य सबको लिखित में 72 घंटे या जब मंत्री जी सुविधा होगी, जितनी जल्दी संभव, जितनी जल्दी होगी जवाब दे देंगे। जी ठीक है, थैंक यू।
थैंक यू। अध्यक्ष जी, बंगाल की बात है। बंगाल के 18 प्रोजेक्ट्स 44,060 करोड़ के पेंडिंग है, केवल और केवल बंगाल सरकार के कोऑपरेशन के कमी के कारण। बहुत क्लियरली अध्यक्ष जी, रेलवे अकेली भारत सरकार नहीं बना सकती। रेलवे में अध्यक्ष जी, मानिए प्लीज, आप बेटे की बात कर रहे हैं। चाहे कोई भी राज्य हो, कल बंगाल में स्पेसिफिकली पूछा था इसलिए मैंने बंगाल का बोला, लेकिन कोई भी राज्य हो अध्यक्ष जी, जब तक स्टेट और सेंटर कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोलैबोरेट नहीं करेंगे, तब तक रेलवे की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। मेरा निवेदन माननीय सभी सांसद महोदय से है कि आप अपने अपने राज्यों में जितना कोऑपरेशन करें, आप 1 कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम आपके साथ बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। किसी भी स्टेट के प्रति, किसी भी राज्य के प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। जो प्रोजेक्ट में जहां आपका सहयोग लगे आप करिए, जहां हमारा काम पड़ेगा, फंडिंग की तरफ से हो, एग्जीक्यूशन की तरफ से, वो हम करेंगे। केरल की बात थी अध्यक्ष जी, केरल का जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसके बारे में कई माननीय सदस्य गणों ने इस पे पक्ष रखा अपना। अध्यक्ष जी, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए अगर सारे डायमेंशंस देखें तो इसमें एनवायरमेंटल इश्यू बहुत बड़ा एक इश्यू अध्यक्ष जी है। 530 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जिसमें वायडक्ट 88 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की टनल है। स्टैंडर्ड गेज पे बनाया जा रहा है जिससे इंटरऑपरेबिलिटी नहीं हो पाती है बाकी ट्रेन के नेटवर्क से। 63,000 करोड़ की कॉस्ट है अध्यक्ष जी, और जो एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, उनका मानना है कि इसमें सीरियस एनवायरमेंटल इश्यूज है जिसको रिजॉल्व करना जरूरी है अगर आगे ले जाना है तो। इसके अलावा अध्यक्ष जी, केरल के कुछ मान्यवर सांसदों ने बोला कि उनके केरल के प्रति भेदभाव किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, 2009 से 14 में केरल को मात्र 372 करोड़ मिलते थे पर एनम एवरेज। 14 से 19 में 950 करोड़, करीब 2.5 गुना केरल को मिलना चालू हुआ। कोई भेदभाव की बात नहीं है किसी के भी प्रति, किसी भी राज्य के प्रति। और 22-23 में रिकॉर्ड अलॉटमेंट है 1085 करोड़ का। 1085 करोड़ का रिकॉर्ड अलॉटमेंट है अध्यक्ष जी। तो कोई किसी भी स्टेट के प्रति भेदभाव की बात नहीं है। हर जगह मिलके ही काम करना पड़ेगा। जमीन स्टेट गवर्नमेंट ही दिला पाएगा, उसके बिना काम आगे नहीं बढ़ सकता। अध्यक्ष जी, स्टॉपेजेस की बात बहुत सारे सदस्य, मान्यवर सदस्यों ने कही। स्टॉपेजेस का एक रैशनल डिसीजन लिया गया था। IIT बॉम्बे और जो ऑपरेशंस रिसर्च और रेलवे की जो प्लानिंग विंग है, इन सब ने मिलके एक सिस्टमेटिक, एक साइंटिफिक तरीके से लिया डिसीजन, जिसमें मूल ये था कि रेलवे को मेंटेनेंस के लिए ब्लॉक नहीं मिल रहे। यानी अगर किसी पाथ पे कंटिन्यूसली ट्रेन चल रही है लगातार, तो कम से कम 3 घंटे का उसमें ब्लॉक पीरियड चाहिए जिसमें कि रेलवे अपना मेंटेनेंस का काम कर सके। उसके लिए टाइम टेबल को रैशनलाइज करने की जरूरत थी और इसी के कारण लिया गया। लेकिन कल मान्यवर सुभाष जी ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया है। उस सजेशन पे विचार करेंगे और उस पे जो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन किया जाएगा अध्यक्ष। पैसेंजर एमिनिटीज की बात हुई। एक मान्यवर सदस्य ने कल बहुत अच्छा सुझाव दिया कि जैसे आपने इलेक्ट्रिफिकेशन का एक मिशन मोड में किया, वैसे ही प्लेटफॉर्म्स को रेज करने का काम हो या फिर कवर वाला काम हो या फिर जो बेंचेस का काम हो, उसको भी एक मिशन मोड में लेके कंप्लीट करें। बहुत अच्छा सुझाव है। इसके ऊपर भी कोई ना कोई प्लान बना के इसको आगे ले जाने के प्रयास करेंगे अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, वैकेंसी और रिक्रूटमेंट पे बहुत बात आई। अध्यक्ष जी, 2009 से 14 में 2,42,709 अपॉइंटमेंट्स रेलवे, 3,44,646 अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी दे दिए, प्लस 1,40,713 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। कई सदस्य कल बोल रहे थे कि रिक्रूटमेंट पे बैन है। कोई रिक्रूटमेंट पे बैन की बात नहीं है। रिक्रूटमेंट ऑलरेडी चल रहा है। थोड़ा सा होमवर्क करके आए, सदन की गरिमा की बात है। कोई बैन नहीं है, ऑलरेडी रिक्रूटमेंट चल रहा है। मैंने बताया अध्यक्ष जी, जो
जो मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के साथ हुई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग अध्यक्ष जी स्टूडेंट्स के साथ हुई, हमने एकदम संवेदनशीलता के साथ छात्रों के साथ संवाद किया, छात्रों की प्रॉब्लम को समझा और उसका समाधान किया। इसका समाधान किया अध्यक्ष जी, उसका समाधान किया अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, मैं आपको अंतिम बार कह रहा हूं, आप हर बार बीच में बोलते हैं। आपकी पार्टी को जितना था उससे ज्यादा मौका दे दिया है। बीच में बोलने से आप स्कोर करने की कोशिश नहीं करें। प्लीज प्लीज प्लीज, नो। माननीय मंत्री जी, आप अध्यक्ष जी, आप मंत्री जी, आप। हाँ जी अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, इसके अलावा जितने भी विषय मान्यवर सदस्यों ने रखे हैं, मैं किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि बहुत इसमें समय भी लगेगा और हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत है। जब तक डिटेल डिस्कशन नहीं हो तब तक आप हमारा मत समझे, हम आपका मत समझे, उसके लिए एक चर्चा की जरूरत रहती है। तो मैं निवेदन करूंगा सारे के सारे सभी सदस्यों के पॉइंट्स इसमें रखे गए, एक साथ टीम ने कंपाइल किया है। हाँ, मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करता हूँ अध्यक्ष जी, मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करता हूँ। एक मुद्दा जो कई सदस्यों ने उठाया अध्यक्ष जी, ये एकदम प्योर हाइपोथेटिकल पॉइंट है सदस्यों की तरफ से जिन्होंने उठाया है। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी, ट्रैक किसका है? ट्रैक भारतीय रेलवे का है। पटरी किसकी है? रेलवे की है। स्टेशन किसका है? रेलवे का है। ऊपर के जो बिजली के तार है वो किसके हैं? रेलवे के हैं। इंजन किसका है? रेलवे का है। ट्रेन की जो कोचेज है वो किसकी है? रेलवे की है। सिग्नलिंग सिस्टम किसका है? रेलवे का है। कहां प्राइवेटाइजेशन की बात है अध्यक्ष जी? कहीं कोई प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं। मेरे पूर्ववर्ती माननीय मंत्री श्री पीयूष जी गोयल ने सदन के फ्लोर पे क्लियरली कहा था कि रेलवे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कहीं पर भी प्राइवेटाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। कोई प्राइवेटाइजेशन की, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है अध्यक्ष जी। एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है, ये एकदम स्पष्ट है। कुछ मान्यवर सदस्यों ने कहा कि फ्रेट ट्रेन को प्राइवेटाइज किया जा रहा, बिल्कुल नहीं है। कोई फ्रेट ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन का कोई प्लान नहीं है। और अध्यक्ष जी, प्राइवेटाइजेशन के बारे में बहुत स्पष्ट भारत सरकार की जो नीति है उसमें क्लियरली रेलवे को लिखा गया है कि रेलवे एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। उस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की सोशल ऑब्लिगेशंस है, उस सोशल ऑब्लिगेशंस और कमर्शियल वायबिलिटी को देखते हुए इसके प्राइवेटाइजेशन की कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है अध्यक्ष जी। तो ये सारे बड़े बड़े पॉइंट्स आए अध्यक्ष जी। बाकी ऑपरेटिंग रेशियो की बात अगर करें अध्यक्ष जी, रेलवे का आज सोशल ऑब्लिगेशन का अमाउंट हम कहें, कैलकुलेट करें, रेलवे करीब करीब पैसेंजर ट्रेन चलाती है 50। सुनिए तो अगर आप पूछेंगे तो सुनना तो पड़ेगा ना भाई, सुनना तो पड़ेगा ना। तो लीडर नहीं है अभी। 50% 1 रुपए 16 पैसे कॉस्ट आती है, उसकी जगह 48 पैसे लेते हैं। सोशल ऑब्लिगेशन की टोटल अगर अमाउंट क्वांटिफाई करें तो रेलवे पैसेंजर सर्विसेज पे सब्सिडी देती है देश भर में करीब करीब 60,000 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा। उसमें सबअर्बन के लिए करीब करीब 7,000 करोड़ की सब्सिडी देती है। अगर सोशल ऑब्लिगेशन की कॉस्ट निकाल देते, जो कि दुनिया के सारे रेलवे से आप कंपेयर कर रहे थे कल, तो दुनिया की रेलवे को अगर कंपेयर करते, सोशल ऑब्लिगेशन की कॉस्ट निकाल देते, तो रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो करीब करीब 85% आता। लेकिन सोशल ऑब्लिगेशन की कॉस्ट को मिलाने के बाद में जरूर 100 से थोड़ा नीचे है, वायबिलिटी है, लेकिन जैसे जैसे फ्रेट बढ़ेगा, कार्गो बढ़ेगा, वैसे वैसे बढ़ेगा। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बार फिर अध्यक्ष जी नहीं जा रहे अभी। अध्यक्ष जी, मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद देता हूं और मान्यवर सांसदों का धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत ही अच्छे भावना के साथ, बहुत ही अच्छे कंस्ट्रक्टिव वे में चर्चा हुई और आपके जो भी सुझाव है, उन सुझावों को हम ओपन माइंड के साथ काम करेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत सुदीप जी, आप बोलना चाहते हैं? एक मिनट, आपके आपने मुझको पिछले रेलवे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया।